नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रणाम देवभूमि में हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत देहरादून से खास खबर के साथ, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज विशेष कार्यक्रम बीजेपी के स्थापना दिवस पर खास कार्यक्रम है, जहां ध्वजारोहण कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी हिस्सा लेंगे। रामगढ़ में एक स्कूल के शुभारंभ कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। हेल्थ एटीएम और ट्रीटमेंट मशीन का भी लोकार्पण करेंगे। तो ध्वजारोहण कार्यक्रम में आज सीएम धामी शिरकत करेंगे। अपडेट लेते हैं, हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, क्या कुछ जानकारी, आज बीजेपी का स्थापना दिवस और इस दौरान ध्वजारोहण कार्यक्रम है, क्या कुछ और खास रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और आज से अगले एक सप्ताह के लिए अम्बेडकर जी की जयंती के दिन तक पार्टी अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन करके कार्यकर्ताओं के माध्यम से घर घर पहुंचने का प्रयास करेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे, क्योंकि पार्टी का स्थापना दिवस है। इसके बाद मुख्यमंत्री एक निजी स्कूल जो कि शिमला बाईपास रामगढ़ में है, इसके कार्यक्रम में जो आयोजित किया गया है उसमें शिरकत करेंगे। आज चारधाम यात्रा के लिए हेल्थ एटीएम, जेके टायर, यस बैंक और ICICI द्वारा दिया जा रहा है, जो मदद की जा रही है CSR के मद में राज्य सरकार की। उसका कार्यक्रम आयोजन 2 बजे के करीब सचिवालय में होगा। इसमें मुख्यमंत्री इन कंपनियों के साथ मौजूद रहेंगे। साथ ही आज मुख्यमंत्री चारधाम यात्रा और जोशी मठ की समीक्षा बैठक भी कर सकते हैं। कार्यकर्ताओं को आज क्या संदेश देंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी बीजेपी के स्थापना दिवस पर, सुदीप? आज जी देखिए, वैसे तो आज जिसको पूरे देश में कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता सुनेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी दफ्तर जो कि बलबीर रोड पर है, वहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और कितने कम समय में 1980 में पार्टी बनी थी जनसंघ से अलग होकर, कितने कम समय में कार्यकर्ताओं की मेहनत और बल के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, इन्हीं सारे विषयों पर चर्चा होगी। ठीक है सुदीप, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास में आयोजित मानस खंड झांकी के प्रदेश भ्रमण के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए दिल्ली दौरे के अहम बिंदुओं पर बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान उन्होंने राज्य से जुड़े कई अहम योजनाओं पर केंद्र से मदद आई है, उस पर आभार व्यक्त करने के साथ ही प्रधानमंत्री को चारधाम यात्रा के लिए आमंत्रित किया गया है। वहीं सीएम धामी ने कहा कि जोशीमठ आपदा के दौरान हुए नुकसान पर आपदा राहत पैकेज की भी मांग की गई है। वहीं केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात के दौरान राजधानी दून में सौंग डैम का विषय भी उठाया है। इस प्रोजेक्ट से एक बड़ी आबादी को पानी की किल्लत से निजात मिलेगी। बहुत गौरव की बात है। ये एक हमारी बड़ी उपलब्धि है कि उत्तराखंड स्थापना के 22 साल पूरे हो गए हैं और पहली बार हमारे राज्य की जो झांकी है, जिसमें पूरे देश के लोगों ने भाग लिया, और कर्तव्य पथ की पहली परेड और ऐतिहासिक परेड, उस परेड में उत्तराखंड की मानस खंड की झांकी को पहला नंबर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं सभी को, उत्तराखंड वासियों को, सभी इसमें भाग लेने वाले कलाकारों को, जिन लोगों ने भी इस झांकी के निर्माण में, इसके प्रस्तुतिकरण में अपना योगदान दिया है, सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं, सबको बधाई देना चाहता हूं। और साथ ही साथ हमारे संपूर्ण उत्तराखंड के अंदर लोग इस मानसखंड की झांकी को देखें, जिसमें हमारे यहाँ की संस्कृति, यहाँ का हमारा जो प्रमुख हमारे धाम है, प्रमुख मंदिर हैं, उन सभी को इसमें दर्शाया गया है। योग अध्यात्म की भूमि को दिखाया गया है। प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड की भूमि से एक विशेष लगाव है और उन्होंने अनेकों बार इस बात को सभी जगह कहा है, और कहा ही नहीं है, जो उनके द्वारा प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से हमारे राज्य को इतनी सारी योजनाएं, लाखों करोड़ की योजनाएं प्रदान की हैं, अनेकों ऐसे कार्य जिनके बारे में हम केवल सोचते थे, वो सब काम लगातार धरातल पर उतर रहे हैं, उनको स्वीकृति प्रदान हो रही है। जो कई दशकों से रुकी हुई योजनाएं थी, उन योजनाओं को भी स्वीकृति प्राप्त हो रही है। तो मैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए और प्रदेश के लिए जो काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुए, उनका धन्यवाद करने के लिए, और जो राज्य की हम लोग तमाम प्रकार से जो योजनाएं बना रहे हैं, जो योजन कर रहे हैं, उन सब की भी मैंने उनको जानकारी दी है। और साथ ही साथ चारधाम यात्रा प्रारंभ होने वाली है और चारधाम यात्रा का निमंत्रण दिया है।
देहरादून में दिल्ली के कर्तव्य पथ पर प्रथम आई उत्तराखंड की मानस खंड से संबंधित झांकी 8 प्रदेश भ्रमण के लिए सीएम आवास से रवाना हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे हरी झंडी दिखाई है। न्यूज 1 इंडिया के ब्यूरो चीफ सुदीप जैन ने झांकी का जायजा लेते हुए उप निदेशक सूचना विभाग के चौहान से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। उत्तराखंड की झांकी को देश में पहला स्थान मिला है। ये वो झांकी है जिसकी प्रतिकृति यानी कॉपी बनाई गई है उत्तराखंड में। ये जिले जिले में जाएगी भ्रमण के लिए। गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की जो मानस खंड की झांकी थी उसे प्रथम स्थान मिला है। ये बहुत सुंदर सी एक प्रतिकृति बनाई गई है और सूचना विभाग का प्रयास है कि ये जन जन तक पहुंचे और लोग देखें समझे उत्तराखंड की संस्कृति को, क्योंकि कुमाऊं के मानस खंड को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी अब काफी फोकस है। और मानस खंड के लिए दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री से मिलकर भी आए हैं। हमारे साथ विभाग के डिप्टी डायरेक्टर के चौहान साहब हैं, जिनका ये कंसेप्ट था। इन्हीं के नेतृत्व में यह झांकी दिल्ली में बनी और प्रथम स्थान मिला और प्रतिकृति भी इन्हीं के नेतृत्व में बनी है, इनकी देखरेख में बनी है। सर, इसका मोटिव क्या है जो आप लोगों ने एक प्रतिकृति बनाई? एक कम समय में उत्तराखंड की झांकी को देश में नंबर 1 आना, देश में पहले स्थान पर आना एक बड़ा काम है, एक बड़ी बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी का कॉन्सेप्ट था और उन्हीं की सोच थी कि जैसे कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की झांकी प्रथम स्थान पर रही और पूरे देश ने और पूरे विश्व ने उसको गणतंत्र दिवस परेड में उसका अवलोकन किया, उसी तरह माननीय मुख्यमंत्री की सोच थी कि इस झांकी को पूरे प्रदेश में जो उत्तराखंड के मुख्य शहर है वहाँ पे भी इस झांकी का भ्रमण कराया जाए, ताकि जो उत्तराखंड वासी वो प्रत्यक्ष रूप से इस झांकी को देख सकें। चूंकि मानस खंड माननीय मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इस मानस खंड को पूरे झांकी में उतारा गया है और पूरे उत्तराखंड वासी को प्रत्यक्ष रूप से झांकी का दीदार कर सकेंगे। सर, गढ़वाल में 4 धाम हैं जहां लोग जाते हैं, देश विदेश श्रद्धालु आते हैं, परंतु अब मानस खंड पर भी खासा मुख्यमंत्री जी का फोकस है। प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात में मानस खंड का जिक्र करके आए हैं। मायावती आश्रम के लिए भी आमंत्रित किया है। तो क्या नहीं लगता इस झांकी के मूवमेंट से, प्रदेश में जाने से एक और बेहतर माहौल पर्यटन के लिहाज से भी बनेगा? लोग उत्सुक होंगे कि आखिर ये मानस खंड क्या है। जिनको जानकारी नहीं वो जानकारी हासिल करेंगे और कुमाऊं में जो टूरिज्म है, जो टूरिस्ट आते हैं, उनकी संख्या में और इजाफा होगा। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी की यही सोच थी कि जैसे केदारखंड में 4 धाम यात्रा में लोग गढ़वाल मंडल में आते हैं, उसी तरीके से जो कुमाऊं के जो मंदिर है मानस खंड के अंतर्गत जो लगभग 42 मंदिर है, जिसका कि युद्ध स्तर पे काम चल भी रहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच थी कि कुमाऊं में भी वो पर्यटन बढ़े, धार्मिक पर्यटन बढ़े। तो निश्चित रूप से इस झांकी का भ्रमण जब पूरे उत्तराखंड में होगा तो एक इसका संदेश पूरे देश में जाएगा और पर्यटन उत्तराखंड में उत्तरोत्तर वृद्धि और साथ ही रोजगार के साधन भी वहाँ पे सृजित होंगे। तो आप पे के चौहान साहब जो डिप्टी डायरेक्टर हैं, इन्होंने 2 बड़ी बातें की हैं। पहला कि राज्य का जो टूरिज्म है वो इससे बढ़ेगा। पता लगेगा कि आखिर जो मानस खंड की झांकी कर्तव्य पथ पर पहले स्थान पर आई वो कैसी थी, उसमें क्या प्रदर्शित किया गया था, और इससे राज्य की जो पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है वो भी और बढ़ेगी। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज 1 इंडिया, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को अल्मोड़ा के विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम आने का निमंत्रण दिया है, जिसको लेकर जागेश्वर धाम मंदिर के पुजारियों में खुशी की लहर है। बता दें, मंदिर के पुजारियों ने इस पहल के लिए मुख्यमंत्री धामी का स्वागत और आभार व्यक्त किया है। पुजारियों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के आने से इस धाम को 4 चांद लग गए हैं। इस विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में अनेकों हस्तियां आई हुई हैं। अभी इससे पूर्व भी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी ने यहाँ पर आकर महायज्ञ किया हुआ है। कल ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रधानमंत्री जी को यहाँ आने का आमंत्रित किया गया है। सभी ब्राह्मण समाज माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हर्ष का विषय है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जागेश्वर आने का निमंत्रण दिया गया। तो इसलिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं।
कालाढूंगी तहसील में किसानों ने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। बता दें कि 31 मार्च को कालाढूंगी तहसील के संपूर्ण क्षेत्र में हुई ओलावृष्टि और अतिवृष्टि के कारण किसानों को गेहूं, टमाटर, प्याज आदि की फसलों में काफी नुकसान हुआ, जिसको लेकर भारत किसान यूनियन ने उचित मुआवजा सरकार द्वारा प्राप्त कराने के लिए एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। वहीं एसडीएम रेखा कोहली ने बताया कि जिलाधिकारी ने राजस्व, उद्यान और कृषि विभाग की टीमों को निर्देश दिए हैं। पहले जांच की जाएगी, फिर किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। 31/3/23 को जो अतिवृष्टि और भारी ओला पड़ा है, उससे किसानों का पूरे तहसील के अंदर बहुत नुकसान हुआ है। गेहूं की फसल चौपट है, आम का पेड़ का जो भी बौर था वो सब खत्म हो गया है और अन्य टमाटर और प्याज वगैरह भी खत्म हो गई है। तो किसानों की मांग है कि उनको उचित मुआवजा दिया जाए। कम से कम गेहूं के लिए 40% मतलब 15,000 रुपया प्रति एकड़ और बगीचा के लिए 50 से 60,000 रुपया प्रति एकड़ की रकम किसानों को दी जाए। यहाँ पे ज्ञापन दिया गया है जो माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है। इसमें हमारे 31/3 को जो ओलावृष्टि हुई और अतिवृष्टि हुई है, इसके रिगार्डिंग इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। इसमें इनका कहा गया है कि इनके द्वारा कहा गया है कि इसमें हमें उचित मुआवजा दिलाया जाए, जिसमें कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा और राजस्व की, उद्यान की और कृषि विभाग की टीमों को निर्देशित किया गया है। पूरी एक जॉइंट टीम इसमें इंस्पेक्शन कर रही है। जो भी रिपोर्ट आएगी उसी के अनुसार इनको मुआवजा वितरित करवाया जाए। गदरपुर में भारी बरसात के चलते किसानों के फसल नष्ट होने पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन करते हुए तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि पहले भी तहसील पूजा शर्मा के माध्यम से सीएम धामी को ज्ञापन सौंपा गया था। इस दौरान राजेंद्र पाल सिंह ने कहा कि जिस तरीके से किसानों की फसल तहसील क्षेत्र में पूरी तरह नष्ट हो चुकी है, उसका राज्य सरकार को संज्ञान लेते हुए हर तरह के कर्ज माफ करने चाहिए और किसानों को उचित मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। सौभाग्य की बात है, ये हमारी बेटी पूरी जो वीट प्रोड्यूसिंग बेल्ट है नॉर्थ इंडिया की, अत्यधिक बारिश से, ओलावृष्टि से और आंधी तूफान से पूर्णतः नष्ट हो गई है। उसके लिए हम मुआवजे की मांग के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। तहसील के माध्यम से हमने मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन भेजा है कि जो हमारा किसान का नुकसान हुआ है उसको कंपनसेट किया जाए, उचित कंपनसेशन हम सबको। किसान की इतनी बुरी हालत है जिसको बयान नहीं किया जा सकता। किसानी में इलावा कर्ज के कुछ नहीं मिल रहा है। बैंक का कर्ज, सोसाइटी का कर्ज, महाजन का कर्ज, आज की तारीख में हम कर्ज से नहीं उबर पा रहे हैं। रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं। 3 फसलें हमारी खराब हो चुकी हैं, जिसमें पिछला धान था, पिछली गेहूं थी और कभी मंडी की मार पड़ जाती है, कभी मौसम की मार पड़ जाती है। हम तो बिल्कुल असहाय हुए पड़े हैं। इस स्थिति में जो वो मजदूरी करना बेहतर है बजाय की खेती करना। सर्वेक्षण करने हेतु निर्देशित किया है और हमारे सभी राजस्व उप निरीक्षक और निरीक्षक प्रति ग्रामवार इसका सर्वेक्षण कर रहे हैं। हम बार बार ये सभी किसान भाइयों से अनुरोध भी कर रहे हैं कि आप अपने गाँव में बने रहिए। आपको किसी भी प्रार्थना पत्र पे हमारे ऑर्डर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूर्व में ही समस्त राजस्व निरीक्षक और निरीक्षकों को ये निर्देशित कर। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश संगठन में अब एक बार फिर से बगावती सुर उठने लगे हैं और इस बार फिर से कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक प्रीतम सिंह ने कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के ऊपर हमला बोला है। इससे पहले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भी उन्होंने प्रदेश प्रभारी के ऊपर जमकर हमले किए थे और एक बार फिर प्रीतम सिंह ने कहा कि प्रदेश प्रभारी अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। प्रभारी का था, प्रभारी उस दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहा है और जब प्रभारी दायित्वों का निर्वहन नहीं करता तो ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं। लेकिन फिर भी कह सकता हूं कि उत्तराखंड का कांग्रेस का एक साथी राष्ट्र नेतृत्व के प्रति पूरी तरीके से समर्पित है और राष्ट्रीय नेतृत्व में राहुल गांधी जी, खड़गे जी और सोनिया जी में पूरा विश्वास व्यक्त करता है, रखता है और मैं समझता हूँ कि इसी के मद्देनजर जो है आज कांग्रेस संघर्ष करने का काम जो
एक पुस्तक पर अम्मी अब्बू का जिक्र है, जबकि मदर फादर या माता पिता हो सकता था। इस पर एक शिकायत आई, जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए। सर, ये क्या लापरवाही लगता है या प्रिंटिंग मिस्टेक लगता है, क्या लगता है, और आपने आदेश भी दिए जांच के? देखिए, अभिभावक ने इसमें शिकायत किया है कि उस टेक्स्ट बुक की बातें उनको पसंद नहीं आई हैं और उसके संबंध में उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है कि इस तरह के पाठ्यक्रम की या जो पाठ्य पुस्तक है उसकी उम्मीद उन्होंने नहीं की थी। तो उसमें मैंने मुख्य शिक्षा अधिकारी को जांच के लिए कहा है और समस्त पक्षों को सुन करके फिर रिपोर्ट प्राप्त करेंगे, फिर आगे कार्रवाई करेंगे। क्या सर एक पुस्तकें बदली भी जा सकती हैं भविष्य में? देखिए, मैंने कहा कि वो किस कंटेक्स्ट में आया और चैप्टर क्या है, किस कंटेक्स्ट में कहा है, तो वो सब परीक्षण करने के बाद ही कुछ कहना उचित होगा। सर, आज आप एक पुस्तक पर तो प्रभारी ठीक से काम अपना नहीं कर रहे थे और इसी को लेकर प्रीतम सिंह ने एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है और इसको लेकर नाराजगी जाहिर की है। प्रीतम सिंह ने देवेंद्र यादव पर इस दौरान जमकर निशाना भी उन्होंने साधा है और कहा है कि प्रभारी ठीक से नहीं कर रहा है अपना काम। देहरादून निवासी मनीष मित्तल ने देहरादून डीएम से शिकायत की है। आईसीएसई बोर्ड की सेकंड क्लास की अंग्रेजी की किताब में मदर फादर की जगह अम्मी अब्बू लिखा गया है। इस मामले पर महानिदेशक शिक्षा बंशीधर तिवारी ने कहा है कि इस मामले पर जिला शिक्षा अधिकारी जांच करेंगे, साथ ही सभी पहलुओं पर परीक्षण कराया जाएगा। इस तरह के सर, एक पुस्तक पर अम्मी अब्बू का जिक्र है, जबकि मदर फादर या माता पिता हो सकता था। इस पर एक शिकायत आई, जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए। सर, ये क्या लापरवाही लगता है या प्रिंटिंग मिस्टेक लगता है, क्या लगता है, और आपने आदेश भी दिए जांच के? देखिए, अभिभावक ने इसमें शिकायत किया है कि उस टेक्स्ट बुक की बातें उनको पसंद नहीं आई हैं और उसके संबंध में उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है कि इस तरह के पाठ्यक्रम की या जो पाठ्य पुस्तक है उसकी उम्मीद उन्होंने नहीं की थी। तो उसमें मैंने मुख्य शिक्षा अधिकारी को जांच के लिए कहा है और समस्त पक्षों को सुन करके फिर रिपोर्ट प्राप्त करेंगे, फिर आगे कार्रवाई करेंगे। क्या सर एक पुस्तकें बदली भी जा सकती हैं भविष्य में? देखिए, मैंने कहा कि वो किस कंटेक्स्ट में आया और चैप्टर क्या है, किस कंटेक्स्ट में कहा है, तो वो सब परीक्षण करने के बाद ही कुछ कहना उचित होगा। देहरादून में आईसीएसई बोर्ड के सेकंड क्लास की अंग्रेजी की किताब ने अभिभावकों को हैरान कर दिया है। किताब की शिकायत लेकर मनीष मित्तल नाम का एक व्यक्ति जिलाधिकारी सोनिका के पास पहुंचा, जहां जिलाधिकारी को यह बताया कि उसका बेटा, जो कि एक निजी स्कूल में दूसरी क्लास में पढ़ता है, वह अचानक घर पर आकर अम्मी अब्बू कहने लगा। इस शिकायत का संज्ञान लेकर जिलाधिकारी सोनिका ने तुरंत शिक्षा अधिकारी को मामले की तफ्तीश और उचित कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया है। वहीं जिलाधिकारी का कहना है कि जो भी कार्रवाई इस मामले में हो सकती है वह जल्द ही की जाएगी। जनसुनवाई में कुछ पेरेंट्स आए थे मेरे पास और एक स्कूल है जिसके अंदर एक पब्लिकेशन की बुक है जिसके अंदर अम्मी अब्बू से संबोधित किया गया है माता पिता को, तो उसी में उनको ऑब्जेक्शन था और जिसके क्रम में वहाँ पे मुख्य शिक्षा अधिकारी उपस्थित थे। उनको मैंने कहा कि इसका जांच करें और जो भी कार्रवाई हो सकती है नियमानुसार, क्योंकि देखना पड़ेगा ये किस तरह से एफिलिएटेड है, किस तरह से बुक पब्लिकेशन में आई है और किस तरह से स्कूल्स इसको यूज़ कर रहे हैं। पूरी प्रक्रिया को देखते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जनसुनवाई में कुछ देहरादून में राजपुर विधायक खजान दास ने दून ओपीडी में सीएमओ और दून मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल आशुतोष सयाना सहित विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और कोरोना के ऊपर हॉस्पिटल की क्या तैयारी है इसके ऊपर उन्होंने जानकारी प्राप्त की। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 550 सैंपल्स की जांच की गई है, जिसमें 30 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें देहरादून में 26, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी और चमोली जिले में एक संक्रमित मिले हैं। इस साल अब तक कोरोना के 314 मामले सामने आए हैं। आज की एक समीक्षा बैठक थी जिसमें इस क्षेत्र के विधायक जी जो इस एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने यहाँ पर आने का निश्चय किया और अस्पताल और मरीजों से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं थी और प्रशासन से संबंधित समस्याएं, डॉक्टरों से संबंधित समस्याएं, उन सभी का अवलोकन करने का उन्होंने निश्चय किया। तो इसकी हमें पहले से जानकारी थी और इसीलिए लगभग 1 से 2 घंटे की ये बैठक रखी गई। बैठक के 2-3 मुख्य बिंदु थे। पहला कि अस्पताल में जो कार्य अभी तक हुए हैं उनकी समीक्षा की जाए, उसमें कितनी प्रगति हुई है और कितना और कुछ होना है। दूसरा कि जो भी डॉक्टरों की और प्रशासन की जो समस्याएं हैं ऊपरी शासन स्तर पे,
उनको भी समझा जाए। आज की समीक्षा बैठक समय समय पर होती रहती है, हम लोग बैठते रहते हैं आपस में कि क्या हमारी प्रॉब्लम है और क्या आम जनमानस की प्रॉब्लम है अस्पताल से, ये सारी बातें आ जाती है। तो इसलिए हम आज बैठे थे और काफ़ी समस्याएं आई भी, हॉस्पिटल की तरफ से भी समस्या आई है, दून मेडिकल कॉलेज के तरफ से भी समस्याएं आई है और उसको निदान के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और आपस में हमारी बातचीत हो गई है। और ऐसा नहीं कि कहीं पे भी कोई अब इस समय में जैसा कोरोना काल अब चल रहा है, शुरू हो गया है कि कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं, इसको लेकर के भी चिंता व्यक्त की गई। और मैं डॉक्टर्स को तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि डॉक्टर्स ने कोरोना काल में जिस तरह से काम किया है, बहुत अच्छा काम। मसूरी में खटारा बसों से लगातार हो रही दुर्घटनाओं को लेकर मसूरी ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के नेतृत्व में लोगों ने उत्तराखंड परिवहन विभाग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर परिवहन विभाग और प्रदेश की बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस मौके पर मसूरी कांग्रेस, मसूरी भवन निर्माण मजदूर संघ सहित कई अन्य संस्थाओं ने धरने प्रदर्शन में प्रतिभाग कर सरकार और परिवहन विभाग के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। बता दें, लोगों ने मसूरी में संचालित हो रही उत्तराखंड परिवहन की पुरानी बसों को हटाकर नई बसें संचालित करने की मांग की है। आज एक धरना प्रदर्शन का कॉल किया गया था, एक आहूत किया गया था धरना प्रदर्शन, जिसमें बढ़ चढ़कर सामाजिक लोगों ने, सामाजिक संगठनों ने, राजनीतिक पार्टियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। हमारी मांग और सिर्फ एक ही मांग है, मसूरी के नागरिकों की और पर्यटकों की सुरक्षा, उनका स्वास्थ्य। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पिछले 2 वर्षों में बसों की घटनाएं जो है, दुर्घटनाएं जो है, बहुत अत्यधिक बढ़ गई हैं। 2 दिन पूर्व 2 हमारी महिला साथी जो बाराकैची में रहते थे, वो मौत के घाट उतर गई। इससे पूर्व सोडे प्लाजा के पास बस के ब्रेक फेल हो गए, लोगों की जान जाते बची। इस प्रकार की तमाम घटनाएं मसूरी में और पूरे प्रदेश में चल रही है, जिसके विरोध में आपने आज यहाँ धरना प्रदर्शन करा है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि ये धरना प्रदर्शन या आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक परिवहन निगम द्वारा पुरानी खटारा बसों को हटाकर नई बसें नहीं लगाई जाएंगी। कई सालों से हम देख रहे हैं कि ये रोडवेज परिवहन निगम की जो बसें हैं, खटारा बसें हैं, शराबी नशेड़ी ड्राइवर है, जिनकी वजह से, जिनकी गलतियों की वजह से कहीं न कहीं जानबूझकर मैं कहूँगा लोगों को मौत का ग्रास बनाया जा रहा है। और जो विगत की जो घटना है, ये कोई पहली घटना नहीं है जिसमें कई लोग मौत के काल में समा चुके हैं। और ये परिवहन निगम मसूरी इन बसों और इन ड्राइवरों के माध्यम से कितनी और लोगों की बलि चढ़ाना चाहेगा, ये हम ये जानना चाहते हैं। और इनके आला अधिकारी को हम ये बता देना चाहते हैं कि अब बहुत हो चुका है, मसूरी की जनता के नाक से ऊपर पानी चला गया है और ये अब बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा जब तक इनका कोई उच्च अधिकारी हमसे आके वार्ता न करेंगे। मसूरी में पिछले कई महीने, मतलब 2-3 जो महीने हैं, लगातार रोडवेज की जो बसें हैं वो दुर्घटना का कारण बन रही हैं। आज वो हत्यारी बसें बन गई हैं, क्योंकि पहले एक लड़की को उसी के टायर ने कुचला, बीते 2 दिन पहले 2 माँ बेटी उस रोडवेज की बस का शिकार हुई। तो हम लगातार पहले भी मांग हुई है और अब फिर दोबारा सरकार से मांग करते हैं कि मसूरी एक पर्यटन नगरी है, इसमें दुरुस्त बसों का ही, जो दुरुस्त बसें हैं उनको चुनकर ही पहाड़ों पर भेजें, जिससे वो इस दुर्घटना का। देहरादून में आगामी चारधाम यात्रा को लेकर हाई लेवल बैठक हुई। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में गढ़वाल आयुक्त सुशील कुमार, पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे, बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय समेत कई आला अधिकारी मौजूद रहे। वहीं बैठक समाप्ति के बाद पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज मीडिया से रूबरू हुए। सतपाल महाराज ने बताया कि बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं, जिनमें अब चारधाम यात्रा में चलने वाले घोड़े खच्चरों को पीने के लिए गर्म पानी की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही हेली सर्विसेज के टिकटों को ब्लैक करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं और इसकी शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। यात्रा पर अभी हमारी मीटिंग हुई है और बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग है। इसमें फाइनल इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश भी इसमें जो है प्रसारित कर दिए गए हैं, दे दिए गए हैं। और इसके अंदर विशेषकर जो हमारे खच्चर जो हैं, जो वहाँ पर ठंडा पानी पीते हैं और मर जाते हैं, उनके लिए ये रखा गया है कि गर्म पानी उपलब्ध हो। उसके लिए जो है गीजर्स हैं वो लगाए जाएंगे ताकि खच्चरों को गर्म पानी मिले। वो मूक जानवर है, उसकी व्यथा कहने को वो बोल नहीं सकता है, तो उसके लिए बड़े हिदायत दिए गए हैं कि भाई आप टिन शेड बनाएं और वहाँ पर गर्म पानी खच्चरों को उपलब्ध कराएं, जिससे किसी खच्चर की मौत ना हो। इसके साथ साथ जो हेलीकॉप्टरों में जो टिकट ब्लैक होते थे, उस पर सख्त कार्रवाई हमने की है और इस प्रकार की कोई घटना नहीं होगी। और हमने ये भी कहा है, वो सूचना होगी, टेलीफोन नंबर होगा, कोई भी आपको अगर आप देखते हैं कि कोई त्रुटि या कोई उसमें शिकायत है तो आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
नैनीताल के एटीआई में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार शुरू हो गया है। उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी में चल रहे इस सेमिनार में विशेषज्ञ हिमालय क्षेत्र में विकास के मॉडल और कैरिंग कैपेसिटी पर चिंतन करेंगे। इस दौरान इस सेमिनार में नेपाल, भूटान, कोरिया, जापान समेत हिमालयी राज्यों के विशेषज्ञ ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि 2 दिनों तक चलने वाले इस सेमिनार में कैसे हिमालयी इलाकों में विकास का मॉडल तैयार होगा, साथ ही पहाड़ों की टूरिज्म के साथ कैरिंग कैपेसिटी और उन शहरों में सुविधा विस्तार पर चर्चा की जाएगी। काफ़ी प्रेशर हम लोगों के यहाँ टूरिस्ट का है, उस हिसाब से पार्किंग की समस्या है, पानी की समस्या है, सैनिटेशन की समस्या है। तो ये सब इन सॉल्यूशंस को किस तरह इनका, क्योंकि इनके रेडीमेड सॉल्यूशंस जो है अभी तो है नहीं, तो इन सब चीज़ों पर विचार करना पड़ेगा कि कैसे सर्विसेज को ठीक करें, डिसेंट्रलाइज करें या रेगुलेट करें या न्यू टाउनशिप्स के डेवलपमेंट हो। तो इन सभी चीज़ों पर जो हिमालय की इकोसिस्टम का सस्टेनेबिलिटी भी बने रहे, फ्रेजिलिटी भी ना हो, और साथ ही साथ हम लोगों के टूरिज्म और हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी पे भी एडवर्स इम्पैक्ट ना पड़े। What kind of cultural assets are there? A cultural sensitivity होना चाहिए. You know, you cannot build a city by removing some very important cultural assets. For example, temples or monasteries, or all these historical cultural assets have to be preserved because they will also serve as attractions for tourists. Then we have to look at also how we protect our agricultural land. We cannot simply go on building houses on agricultural land. पानी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है, क्योंकि अगर नदियों का इकोलॉजिकल कैरेक्टर बदल जाएगा ना। देखिए, जब इसमें स्टोन्स हैं, जैसे ब्रिक्स होते थे और बड़े बड़े बोल्डर्स होते थे, तो पानी धीरे धीरे जाता था, ठीक है, और पानी नीचे परकुलेट करके एक्यूफर में चला जाता था, तो पानी ख़त्म नहीं होता था। अब क्या है, पत्थर निकाल दिए, सैंड निकाल दी, सारी की सारा पानी तेज़ी से बह के बाहर निकल जा रहा है और सॉइल भी उसके साथ जा रही है, तो पानी नहीं रहेगा यहाँ पर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।